जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अलकनंदा क्लासेस में। जो भी व्यूअर हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है कि हमारी टीम ने 500 करंट अफेयर के क्वेश्चंस का एक सीरीज तैयार किया है। इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और जितने भी हमारे सीरीज अपकमिंग सीरीज है उसको भी पूरा देखिए ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु इज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी ऑफ द कैबिनेट, मतलब हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया। तो जो नए फाइनेंस सेक्रेटरी है ये अपॉइंट किया गया अजय भूषण पांडे जी को। फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अगर मैं और ऑप्शन को मैं थोड़ा सा देख लेता हूं तो जो रंजन गोगोई जी जो है, रंजन गोगोई जी 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जी, उससे रिटायर हुए हैं, अभी एक राज्यसभा के मेंबर हैं। अतुल कुमार गुप्ता जी जो है ये हमारे न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के। और जो फोर्थ है संजय कोठारी जी। संजय कोठारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है 1964 में एक और बनाई गई थी। इसका मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट के करप्शन को देखना या उसके ऊपर निगरानी रखना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेल्सफोर्स इंडिया के सीईओ कौन है? तो सेल्सफोर्स इंडिया के सीईओ जो हैं ये हैं हमारे अरुंधति भट्टाचार्य। राजीव जैन जी जो हैं ये हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके बजाज फाइनेंस के। इंदिरा नूई जो हैं फॉर्मर सीईओ रह चुकी हैं किसी की, पेप्सिको कंपनी की। संजय कोठारी जी के बारे में मैंने बता ही दिया कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये जो वॉलमार्ट के नए सीईओ को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है समीर अग्रवाल। अब जो है कि मोहम्मद तौफीक अलावी ये कौन है? तो मोहम्मद तौफीक अलावी जो हैं इनको इराक का पीएम नॉमिनेट किया गया था फरवरी 2020 में। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ में आ गया, तो जिस वजह से इन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो कौन है मोहम्मद तौफीक अलावी? ये जो है इराक के पीएम थे। ईरान में पीएम जैसे कोई पोस्ट नहीं होती है। ईरान में जो होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है आपके हसन रूहानी हैं और वहाँ के एक सुप्रीम लीडर माने जाते हैं जिनका नाम है सईद अली हुसैनी खामनेई। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक इन पे अटैक हुआ था, ड्रोन से अटैक हुआ था, अमेरिका करवाया था, जिसमें इनके एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर मारे गए थे जिनका जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल थे, आर्मी जनरल थे, जिनका नाम कासिम सुलेमानी थे। उनकी डेथ हो गई थी। अगर मैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस कौन है, इंडिया फ्रांस के एम्बेसडर कौन है इंडिया के द्वारा? तो ये हैं आपके विनय मोहम्मद क्वात्रा हैं। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं ये आपके संजय कोठारी हैं। नेक्स्ट है कि एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है इस वक्त? इस वक्त जो है संजीव चड्डा जी हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं। लिंगम वेंकट प्रभाकर जो हैं ये कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अटानु कुमार दास जो बैंक ऑफ इंडिया के हैं। और ये एसएस मल्लिकार्जुन राव जो हैं ये हैं आपके पंजाब नेशनल बैंक के एमडी हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरफेसी, SARFESI। सरफेसी में आर क्या है? आर का क्या मतलब है? तो सरफेसी का फुल फॉर्म मैं बता दूं। सरफेसी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। एक्चुअली ये एक्ट आया था 2002 में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक से लोन लेते हैं और डिफॉल्टर साबित हो जाते हैं। तो इस एक्ट के तहत क्या है कि बैंक को ये पावर है कि उनके इंटेंजिबल एसेट्स को, मतलब जैसे घर हो गया या फिर इन चीज़ों की नीलामी कर सकता है इस एक्ट के तहत। तो यहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सेवंथ क्वेश्चन है कि FICCI का फुल फॉर्म क्या है? ये है FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो है इंडिया की एपेक्स मतलब सबसे हाईएस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन 1927 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था?
बेसिकली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महात्मा गांधी, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास और थर्ड पर्सन थे जीडी बिरला, जिन्होंने इसको बनाया था। 8 है UIDAI में आई क्या है? तो UIDAI स्टैंड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार स्कीम। आधार स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। 9th क्वेश्चन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है आपका जेनेवा में। जेनेवा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो है ही है, इसके साथ ही ये WHO का भी हेडक्वार्टर है और WTO का भी हेडक्वार्टर है और रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 10th है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 1971 में फॉर्मेशन किया गया था, कुछ NGO के द्वारा किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है कोलोगनी में है। कोलोगनी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। अब अगला जो क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया के ऑथर कौन है? फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हुई है। चेंजिंग इंडिया के जो ऑथर हैं वो मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने बुक लिखा है चेंजिंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया है? एग्जाम वॉरियर एक्चुअल में एक बुक है जो लिखा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने बेसिकली स्टूडेंट के लाइफ पे फोकस किया है कि स्टूडेंट के हेल्थ को किस प्रकार से अच्छा रखा जा सकता है। योगा और मतलब एग्जाम से रिलेटेड इसमें कुछ टिप्स वगैरह देने की बात की। बहुत ही एलोबरेटिव तरीके से इसने इस बुक को लिखने की कोशिश की है। ड्रीम ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, एक किसकी बुक है? मतलब इसके राइटर कौन है? तो ये जो राइटर जो हैं, ड्रीम ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम, इनके जो राइटर हैं बोरिया मजुमदार हैं और दूसरे जो राइटर हैं जिनका नाम है नलिन मेहता। ये ऑप्शन में नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 15th क्वेश्चन है कि हाफ द नाइट इज गोन, ये नॉवेल के ऑथर कौन है? तो इस नॉवेल का ऑथर जो है अमिताभ बागची ने लिखा है हाफ द नाइट इज गोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड मास्टर जो है ऑटोबायोग्राफी है, एक किसके द्वारा लिखी गई है? तो माइंड मास्टर ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखी गई है। इसको आप ऐसे भी आ सकते हैं, माइंड मास्टर मतलब माइंड से रिलेटेड है, तो माइंड विश्वनाथन आनंद जी जो है चेस के प्लेयर हैं, तो चेस में ही हमारे लोग को दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से आपको भी याद करने का आसानी पड़ेगी। माइंड मास्टर जो है विश्वनाथन आनंद की ऑटोबायोग्राफी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम उत्पम टू स्प्राउटेड दाल पराठा, ये जो है उत्पम टू स्प्राउटेड दाल पराठा, ये एक 28 पेज का बुकलेट है जिसको इशू किया है या रिलीज किया है यूनिसेफ ने। इसमें बेसिकली जो ऐसे बच्चों पे के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे जो हैं मतलब कि अंडरवेट हैं या फिर मतलब एनेमिक हैं, उनको किस प्रकार से प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा सकता कम से कम पैसे में। इस 28 पेज के बुक में मतलब बताया गया कि किस प्रकार से कम 20 रुपये में भी मतलब बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। एक्चुअल में 2016 और 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि मतलब पूरे वर्ल्ड में 35% ऐसे बच्चे जो हैं कि स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब जिनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाया। 17% ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब कि वेस्टेड हैं, वेस्टेड पॉपुलेशन मतलब जो बहुत दुबले हैं, और 33% ऐसे बच्चे हैं जो अंडरवेट हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए यूनिसेफ ने ये बुक रिलीज किया था फ्रॉम उत्पम टू स्प्राउटेड दाल पराठा, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड इसमें जानकारी दी गई है। DRDO डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो DRDO डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को। DRDO कौन है? DRDO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस, जो हमारे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उसमें जो भी रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो रिसर्च प्रोजेक्ट को ये हैंडल करता है। उसमें जो नए रिसर्च होते हैं ये DRDO में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे इंडियन डिफेंस सर्विस है जिसने फेसबुक को बैन कर दिया है? तो फेसबुक को बैन करने वाली इंडियन सर्विस जो है वो है इंडियन नेवी। एक्चुअल में केस आया था कि 7 ऐसे इंडियन नेवी के ऑफिसर थे जो हनी ट्रैपिंग के शिकार थे। हनी ट्रैपिंग मतलब फेसबुक में कुछ लेडी जो थी, ISI के एजेंट वगैरह जो थे, उनसे मतलब कि इंडियन डाटा वगैरह चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो हनी ट्रैपिंग के शिकार हो रहे थे। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया, मतलब इंडियन नेवी ने साफ शब्दों में कह दिया कि आपको कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज नहीं करना, और जब भी आप मतलब शिप पे हैं तो आपको मोबाइल भी ले जाना अलाउड नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलाला यूसुफजई, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि 2014 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज फॉर पीस।
तो उनके ऊपर एक मूवी बनी है, उस मूवी का क्या नाम है? तो उस मूवी का नाम जो है गुल मुकुल। मलाला यूसुफजई बेसिकली क्या हुआ था कि वो चाइल्ड के एजुकेशन, मतलब कि जो तालिबानी जो थे गर्ल चाइल्ड को पढ़ने नहीं देते थे, तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था और इसके इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो 2014 उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और इसी के लाइफ पे बेस्ड एक मूवी है जिसको गुल मुकुल के नाम से कहा गया। 21st क्वेश्चन है, थैलेसेमिया जो है एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये किस पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करता है? थैलेसेमिया में एक्चुअली होता क्या है कि थैलेसेमिया में हमारा जो ब्लड होता है वो प्रॉपर अमाउंट में हेमोग्लोबिन बना नहीं पाता है। तो किस पार्ट को इफेक्ट करता है? तो ब्लड को करता है। जब हमारा ब्लड जो प्रॉपर अमाउंट में हेमोग्लोबिन नहीं बना पाता तो बॉडी में एनीमिया होने लगता है। और सबसे इसमें जो सीरियस केस ये होता है कि जिसको भी थैलेसीमिया होता है उसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती रहती है, मतलब उसको हमेशा लगातार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो पॉल्यूशन मेजर करने के लिए किया जाता है। तो वह किस चीज़ के पॉल्यूशन को मेजर करता है? तो एक्चुअल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन वाटर में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक पॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है? जो भी नदियाँ होती है, तालाब होता है या फिर समुद्र होते हैं, तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे सीवेज हो गया या म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, जैसे घर का कूड़ा कचरा, मतलब कि प्लास्टिक वेस्ट नहीं, जो जो सीवेज वेस्ट हो गए, तो वो जाता है तो जैसे पानी में गिरता है तो पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके इस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है और अवेलेबल ऑक्सीजन जो होता है पानी में वो कम हो जाता है। तो जैसे ही मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक पॉल्यूशन वाटर में रहेगा तो इससे क्या होगा कि जो भी फिशेस हैं जो रह रहे हैं तो उस उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन यूज कर लिया गया बैक्टीरिया के द्वारा उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है टर्म है? ये ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को मेजर करता है, जिसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा जिस वाटर में, वहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसमें कम होगा वहाँ पे, या अवेलेबल ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑर्गेनिक पॉल्यूशन आपका कम होगा। आते हैं 23rd क्वेश्चन में, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे कहा जाता है? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहने का मतलब क्या है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इनको जब भी लोन की जरूरत पड़ेगी और इनको कहीं बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज से कहीं भी लोन नहीं मिलता तो फाइनली ये किसके पास जाता है? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वही इनको लोन देता है। तो इसी चलते इसको स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। कलरी पयातू ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है। मार्शल आर्ट का मतलब होता है, मार्शल आर्ट इज ए टेक्निक ऑफ सेल्फ डिफेंस, मतलब सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को मार्शल आर्ट कहते हैं। उसमें अलग अलग टेक्निक मार्शल आर्ट हैं, जैसे कराटे है, कुंगफू है। तीसरी तरह कलरी पयाटू जो है एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, किस स्टेट का है? इंडिया का। तो कलरी पयाटू है ये जो है आपका केरला का है। इसको कलारी के भी नाम से जाना जाता है और इसके जो फाउंडर या मतलब माना जाता है कि जो भगवान परशुराम है उसने ही कलरी पयाटू टेक्निक को इजाद किया था या उसने ही इन्होंने लाया था। एक बॉलीवुड एक्टर भी हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं जिनका नाम आप लोग जानते हैं, विद्युत जमाल हैं, वो भी कलरी पयाटू के ही एक्सपर्ट है, वो भी इसी मार्शल आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैपरिजो ब्रिज जो सुबनसिरी रिवर पे बनाया गया है वो किस स्टेट में? देखिए दैपरिजो ब्रिज जो है सुबनसिरी रिवर पे बनाया गया, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ये जो ब्रिज है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक के कनेक्ट करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है डिमार्केशन, उससे को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो ये जो ब्रिज है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सीधे कनेक्टिंग लिंक है। दोस्तों मैं और भी मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि येलो सी और एलएसी में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो येलो सी जो है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये कहाँ पे है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिमार्केशन बॉर्डर है। जो कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दोनों के बीच में जो लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और
इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अगर और मैं बॉर्डर की बता दूं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो है उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है उसको डुरंड लाइन कहा जाता है। एक्चुअल में 1947 से पहले इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चला गया क्योंकि पाकिस्तान जो है अलग हो गया। डुरंड लाइन का जो कुछ पोर्शन है इंडिया में टच करता है वो पीओके के पास टच करता है। 106 किलोमीटर की बॉर्डर है जो अफगानिस्तान की जो डुरंड लाइन की बॉर्डर जो इंडिया के साथ है। जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया का किसी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है, और जो सबसे कम जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है जो कश्मीर में जो लॉकडाउन जो हुआ था जिसमें इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को बंद कर दिए थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो ये किस की पॉइंट पे फोकस किया था? तो ये जो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया था सेक्शन 144 सीआरपीसी, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है। सेक्शन 144 के अंतर्गत ही क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो क्या कर सकती है कि इंटरनेट या कम्युनिकेशन पे बैन लगा सकती है अगर उसे लग रहा है कि कुछ भी इरेगुलेशन है या फिर कुछ डेंजर या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कश्मीर लॉकडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन केसेस में अपना एक रूलिंग सुना है, तो किस किस फंडामेंटल राइट को यह अपहेल्ड करता है? तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल 19 ए आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है। 19 ए के तहत क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है जिसमें प्रेस को फ्रीडम मिलता है, और इसी 19 ए के तहत ही क्या है कि जो इंटरनेट पे या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपको यूज करने की आज़ादी मिलती है। 19(1) जो है ये है फ्रीडम ऑफ आपका ऑक्यूपेशन है, मतलब आप किसी भी तरह के जॉब को आप कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह के जॉब को प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी 19(1) में हुआ था क्या कि जब इंटरनेट कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया तो क्या हुआ, बहुत लोगों की जॉब लॉसेस हुआ, तो इस पर बहुत सारा क्लेम आ रहा था। तो लेकिन 19(2) ये कहता है कि 19(1) को सस्टेन किया जा सकता है। तो 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको अपहेल्ड किया जाता है, उसको रोका जा सकता है अगर वो इंडिया के सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी की बात होती है। और 19(6) ये कहती है कि 19(1) को भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगर उससे कि जो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात आती है। तो ये जो चारों के चारों आर्टिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो यहाँ पे जो होगा ऑल ऑफ द एबव। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन 2020 जो हुआ वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा हर साल करवाया जाता है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन 2020 जो है का अनाउंसमेंट किस क्वार्टर के लिए किया गया है? तो ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन 2020 का अनाउंसमेंट फर्स्ट क्वार्टर के लिए भी हुआ जो अप्रैल और जून से होता है, और सेकंड क्वार्टर जुलाई और सितंबर के लिए भी हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 कौन सा एडिशन था? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो था ये आपका 5th एडिशन था। हेडक्वार्टर ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है यूनाइटेड नेशन के बाद सेकेंड जो है सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 51 मेंबर हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहा जाता है कि ये कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी है। ये बहुत चर्चा में इधर भी था, क्योंकि जब मोदी जी जो यहाँ पे जब इंडिया में जब कोरोना वायरस के केसेस आए तो तबलीगी जमात पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो यही हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था कि वहाँ पे आप अपने देश में माइनॉरिटी को मुस्लिम्स के साथ आप डेरोगेटरी या उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है आपका जेदाह में है, सऊदी अरबिया में। ध्यान रखने की बात यह है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1969 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? रवात में हुआ था। रवात कहाँ पे है? किंगडम ऑफ मोरक्को में। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेदाह सऊदी अरबिया में है, लेकिन इसका फॉर्मेशन 1969 में कहाँ पे हुआ था? रवात में हुआ था जो कि मोरक्को में है। ब्लू ग्रेप्स जो है वो जिसका यूज जो होता है आपका जूस और वाइन बनाने के लिए होता है, वो
किस स्टेट का जीआई टैग है। जीआई टैग क्या होता है कि हर एक स्टेट का कुछ जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती है, वहाँ की जो फेमस चीज़ें होती है, जो उस वो मतलब सिर्फ उसी स्टेट में पाई जाती है, वो उसकी जीआई टैग होती है। तो जो ब्लू ग्रेप होता है, जिसका यूज जो होता है वाइन बनाने में होता है, ये जो है कर्नाटक का जीआई टैग है, बेंगलोर में उगाया जाता है। बेंगलोर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि ब्लू ग्रेप सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। ब्लू ग्रेप को उगाने के लिए रात में टेम्परेचर करीब 12 टू 14 डिग्री चाहिए और दिन में 35 टू 37 डिग्री चाहिए। और ये बेंगलोर में बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए मिलता है। तो ये जो ब्लू ग्रेप है जीआई टैग है कर्नाटक का। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ तो जैसे मध्य प्रदेश का जीआई टैग, जैसे कि एक दो मैं बता देता हूँ, जैसे कि झुआ कड़कनाथ मुर्गा है, एक कड़कनाथ मुर्गा वहाँ पे पाया जाता है जिसको लोग खाते हैं। बंगाल का आपका दार्जिलिंग चाय है, वहाँ का जीआई टैग। उड़ीसा का अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा का रसगुल्ला जो वहाँ का जीआई टैग है। ये क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आपका जिनेवा में है। जिनेवा जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होने के साथ ही साथ क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, और आपका जो है ये रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर है। हैग जो है, हैग कहाँ पे, नीदरलैंड में, ये हेडक्वार्टर आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क जो है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। रोम जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसका इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा था, किस लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक्चुअल में यूज किस लिए होता था। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो यूज बेसिकली होता है वो किसको ट्रीट करने के लिए, मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एचआईवी को यूज करने के लिए बेसिकली एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन यूज करते हैं। पैरासीटामोल जो है, जो कि फीवर को कम करने के लिए यूज होता है, हाई फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो पैरासीटामोल जो है एक्चुअली में वो एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी में किसी पैथोजन बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है तो हमारे बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है, इसको पायरोजेन कहा जाता है। पायरोजेन क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे हमको फीवर होने लगता है। तो इसी फीवर को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक देते हैं, और एंटीपायरेटिक की कैटेगरी में हमारा पैरासीटामोल आता है। एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरियल रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है। लैक्जेटिव वो होते हैं जो कि बॉवेल मूवमेंट, मतलब जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या बॉवेल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता, उसको ट्रीट करने के लिए लैक्जेटिव दिया जाता है। एंटीमाइकोटिक जो होता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 दो क्वार्टर में हुआ था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हैज बीन कंडक्टेड इन 2 क्वार्टर। ये सही है कि नहीं, ये पहला जो है आपका गलत है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 है, इसका जो है क्वार्टरली जो 25% वेटेज होता है, जो क्वार्टरली असेसमेंट जो होता है, इसका 25% वेटेज एनुअल सर्वे में होता है। तो ये जो होता है 25% वेटेज एनुअल सर्वे में होता है इसके क्वार्टरली असेसमेंट का, तो दूसरा हो जाएगा आपका सही। रैंक फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हैज बीन असाइन्ड इन 2 कैटेगरी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज। मतलब सिटीज के पॉपुलेशन के आधार पे जो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो है रैंक है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो ये बिल्कुल ही सही आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण की कैटेगरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पहला जो था जिसकी जो ऐसे सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में थी, दूसरी ऐसी सिटी थी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा थी। तो आपका इसका सही हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें मैच द कॉलम है कि इंदौर जो है इसको फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था। दूसरा क्या सही है, सही बताना। जमशेदपुर को क्या फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट रैंक दिया गया था। तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट कैंट को जो फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था, और दिल्ली कैंट को जो है सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था। तो देखिए ये चारों के चारों सही हैं। इंदौर को जो है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था फॉर द सिटीज हु हैव पॉपुलेशन एबव 10 लाख। जमशेदपुर को फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था फॉर द पॉपुलेशन हैविंग 1 to 10 लाख। और तमिलनाडु सेंट थॉमस माउंट कैंट जो कैंटोनमेंट टाउन है उसमें तमिलनाडु को फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था, और दिल्ली कैंट को सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था। तमिलनाडु को कैंटोनमेंट टाउन में फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था, और दिल्ली को सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट रैंक मिला था। सिकंदराबाद क्वार्टर कैंटोनमेंट टाउन को वर्स्ट परफॉर्मेंस कहा गया था,
और कलकत्ता इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था तो इसे इस चीज़ को 49th रैंक दिया गया। तो इसका चारों के चारों सही, तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ये जो आपका क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आपका रिसेंट में एक बहुत ही वैल्यूएबल डिसीजन दिया कि जो इनवैल्यूएबल कम्युनिटीज हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेस है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, या फिर विलेजेज हो, मतलब कि प्लेग्राउंड हो गया, उसको किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर कुछ ऐसे ताकतवर लोगों को नहीं दिया जा सकता फॉर द कॉमर्शियलाइजेशन पर्पसेस या उसको बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो ये किस फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जो जो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, तालाब हो गया या नहर हो गया या प्लेग्राउंड हो गया, इस पे सबका हक है और सारे पीपल को अंडर द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत कहा कि ये जो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेस हैं इसको कमर्शियलाइजेशन पर्पसेस के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर कुछ पावरफुल पीपल को नहीं दिया जा सकता है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 21 के तहत था। आर्टिकल 14 के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी है। इक्वालिटी किस में? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम। इसमें अलग है जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जैसे जो प्रेस फ्रीडम वगैरह चीज़ों का है। आर्टिकल 20 जो है आपका है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लोगों के लिए होता है। आर्टिकल 20 में 3 सब क्लॉजेज है। पहला सब क्लॉजेज कहा जाता है कि किसी भी पर्सन को तब तक डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक उसने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जो लॉ के अगेंस्ट में है, और उसको उस क्राइम के लिए वही सज़ा मिलेगी जो उस समय के लॉ के अनुसार उसका प्रोविज़न है। दूसरा इसका सब क्लॉज ये कहता है कि किसी भी पर्सन को जो है मतलब कि अपने अगेंस्ट में जो है विटनेस नहीं बनाया जाता, खुद के अगेंस्ट में विटनेस नहीं बनाया जा सकता। और तीसरा जो है आपका ये कहता है कि एक बार के क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा, दोबारा सज़ा मिलेगा। तो एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। तो ये आर्टिकल 20 अक्सर कन्फ्यूजिंग रहता है। और एक बात और मैं बता दूं कि अंडर द इमरजेंसी केसेस में आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल हैं जो लैप्स नहीं करते हैं, जो ख़त्म नहीं होते, ये होते हैं इंडियन सिटीजन के पास। 39th क्वेश्चन है कि जो 10% रिजर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है बाय अमेंडिंग आर्टिकल 50 इंसर्टिंग आर्टिकल 15(6) एंड 16(6), ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो 10% रिजर्वेशन है? तो ये है जो 10% रिजर्वेशन है 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये हुआ है। जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट है वो है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। उसका 100 अमेंडमेंट एक्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर का प्रोविजन करता है। और 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका जीएसटी का प्रोविजन करता है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन कि जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि जो 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन जो मिलेगा किसमें? गवर्नमेंट जॉब में और एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कि जो स्टेट जो होगे प्रेरोगेटिव होगा प्रोवाइड करने के लिए 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन जिसमें 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिलेगा, ये कौन से लिस्ट में बिलोंग करता है? तो ये जो होता है एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन जो है ये आपका कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में तो ऐसे लिस्ट होती है जो स्टेट लिस्ट के भी अंडर में भी आती है और सेंट्रल लिस्ट के भी अंदर में आती है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी स्टेट अगर अपने मतलब स्टेट में रिजर्वेशन देना चाहता है 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो चाहे तो दे सकता है या नहीं दे सकता, वो रेटिफाई करके अपने स्टेट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। एक कंकरेंट लिस्ट में तो ये मतलब कि दोनों के पावर के अंतर्गत है, तो स्टेट के पास ये प्रेरोगेटिव है कि वो उस पर डिसीजन ले सकता है, रेटिफाई कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इसके आने वाले सेक्शन में हम इसके आगे के क्वेश्चन 41 से हम आगे के जो और भी क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे और आपकी इससे नॉलेज इंप्रूव हुई होगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और पूरे जितने भी सीरीज जो आ रहे हैं उसको सबको देखें और आप अपने फ्यूचर में अच्छा करें, एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। विश यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू एंड जय हिंद।